अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और पार्टी के कायद नवाज़ शरीफ से मुल्की अहम तैनाती पर मशवरा हो रहा है, बातचीत हो रही है। ज़राए से ख़बरें सामने आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ ने इमरान ख़ान का क्या इंतख़ाबात की तारीख़ देने का जो मुतालबा है इसको ना मानने का कहा है, और साथ ही ये कहा है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहक़ाक़ है। हालात चाहे जो भी हों, वज़ीर-ए-आज़म किसी भी दबाव को, प्रेशर को कबूल नहीं करेंगे। इस बात की तस्दीक वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में की है कि शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ़ की तैनाती पर नवाज़ शरीफ से रहनुमाई ली है। जहाँ लंदन में नए आर्मी चीफ़ की तैनाती की बातें हो रही हैं, वहीं मौजूदा आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा ने अलविदाई मुलाकातें और दौरे करने शुरू कर दिए और आर्मी चीफ़ की तरफ से कई बार ये बात सामने आई है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। ऐसे में तहरीक इंसाफ भी इस बड़ी तैनाती पर स्टेप बैक कर चुकी है। अब तहरीक इंसाफ का जो फोकस है वो अपने लॉन्ग मार्च पर है और मुतालबा अर्ली और फिलफौर इलेक्शंस का है। वज़ीराबाद के कातिलाना हमले से ये तासुर उभरा कि शायद इनका लॉन्ग मार्च रुक जाएगा, लेकिन चंद रोज़ के ही तातुल के बाद उनके नायब सदर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में लॉन्ग मार्च अपने मुकर्रर रास्ते पर रवां दवां है। आज लॉन्ग मार्च का पड़ाव गुजरात है। इमरान खान ने आज वीडियो लिंक के ज़रिए अपने कारकुनों को इस्लामाबाद आने का पैगाम कुछ ऐसे दिया। यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ ताकत की हुक्मरानी है। यहाँ जो ताकतवर है वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। जो ये सारा आजम स्वाति का केस हुआ, ये जो मुझे गोलियां लगी हैं, मैं FIR ही नहीं कटवा सक रहा। मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, ऐसे निजाम नहीं चल सकते जो छोटे चोरों को जेल में डाले और बड़े डाकुओं को ना पकड़ सके, कि रूल ऑफ लॉ ही नहीं है पाकिस्तान में। नाजरीन, कल मेरी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई। दौरान गुफ्तगू मैंने उन्हें बड़ा मुतमईन, बुलंद हौसला और पहले से ज़्यादा पुरजोश पाया। वो गोलियां लगने के बावजूद अपने टारगेट में वाज़े हैं, यकसू हैं। एक ही उनका मुतालबा है मौजूदा हुकूमत से कि इलेक्शन की तारीख़ चाहिए। जब तक इलेक्शन की तारीख़ नहीं देते तब तक लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से अब किसी किस्म का कोई सख्त बयान सामने नहीं आ रहा है। जो वफाकी हुकूमत लॉन्ग मार्च को सख्ती से कुचलने और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इमरान खान को मच जेल में रखने की बातें करते थे, वो अब बिल्कुल खामोश हैं। क्यों हैं और इस पुरअसरार खामोशी की वजह क्या है? इमरान खान इलेक्शन की तारीख लेने के लिए तो बज़ेद अभी भी हैं और हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी करने के जो फ़ैसला है ज़ाहिर है इस पर डटी हुई है। सियासी जमातों के दरमियान चपकलिश और मुज़ाहमत का नतीजा क्या होगा, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, 3 नवंबर के वाक़े के बाद जब इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ, कल से दोबारा से लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है। इमरान खान अपने जो लॉन्ग मार्च को लेकर बिल्कुल वो फोकस्ड हैं कि वो उनका एक ही मकसद है, वो कोई वहाँ पर जो है वो अदम इस्तेहकाम इस्लामाबाद जाकर पैदा नहीं करना चाहते हैं। उनका एक ही मुतालबा है अर्ली इलेक्शंस की डेट। इससे पहले हुकूमत इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए बड़ी पुरअज़्म थी। आपसे भी अक्सर मेरी अपने टॉक शोज में बात होती रही, आपका भी यही था कि हम लोग कानून के मुताबिक निपटेंगे इमरान खान के लॉन्ग मार्च से। क्या हुकूमत अभी भी सख्ती के साथ ही इमरान खान के लॉन्ग मार्च से निपटेगी? कायरा साहब, जो आपने कहा ये बड़ी खुशाइंद बात है कि खान साहब पुरअमन तरीके से मीन्स के अंदर रहते हुए अपना एहतजाजी मार्च करेंगे। वो इस्लामाबाद आएँ, वो जहाँ भी चाहें बिल्कुल अपने जलसे करें, आके एहतजाज करें, अपने मुतालबात के लिए अवामी राय अम्मा हमवार करें। बिल्कुल किसी को कोई एतराज़ नहीं है। हम जब कह रहे थे, हम उनके उन सवालों के जवाब में, उनके उस तरीक़ाकार के जवाब में कह रहे थे, जब खान साहब और उनके साथी ये कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद फतह करने जा रहे हैं, इधर से KP से लोग निकलेंगे, उधर कश्मीर के पहाड़ों से लोग आएंगे, इधर पंजाब जाएगा और इस्लामाबाद 22 किलोमीटर स्क्वायर का टुकड़ा है, इसको हम घेरा कर लेंगे, इसका मुहासरा कर लेंगे, फलां कर देंगे, उठा के बाहर फेंक देंगे, हम सिविल लाइफ बिल्कुल मुअत्तल कर देंगे। उसके जवाब में हमने यकीनन ये बातें कही जिसका जिक्र आपने फरमाया, लेकिन इसके अलावा तो हमने कभी नहीं कहा। और वो भी कहा कि जी अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता लेगा। अब अगर खान साहब अमन व अमान से करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, और उनको चाहिए कि वो इस्लामाबाद इंतजामिया को, जो हर तरह एक तरीकाकार होता है कि उनको एक श्योरिटी दे देंगे कि जी वो फलां इलाके से आगे नहीं आएंगे। यही मुद्दा अदालत ने 2016 में भी तय किया था और इस साल भी तय किया था। अदालत का भी हुक्म है, हमारी तरफ से भी यही एक इस्तदा है कि खान साहब आए। रही बात उनके मुतालबे की, तो वो मुतालबा हो तो और बात है, वो शर्त लगा रहे हैं
शर्तों के साथ तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अभी तक वो अपने मुतालबे पर डटे हुए हैं। हमारी तरफ से हमारा बड़ा कंसिस्टेंट जवाब है। आप तो इन मामलात को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करने वाली पार्टी है। हमें याद है कादरी साहब का वो धरना, जिस ग्रुप ने उनके साथ, जिन लोगों ने मुज़ाकरात किए, आप उस ग्रुप में शामिल थे जो कादरी साहब के साथ बड़े पुरम तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से आपने मुज़ाकरात किए। उस वक्त कादरी साहब के क्या मुतालिबात थे, वो भी इस किस्म मतलब कि बड़ा सख्त उनका भी उस वक्त लहजा था। तो क्या उस तरीके से इमरान खान के साथ बातचीत नहीं हो सकती? अगर वो इस्लामाबाद आ भी जाते हैं, वापस चले जाएं, तरीके से कोई बातचीत हो जाए। हमें याद है वो कादरी साहब का लहजा, वो कादरी साहब इस वो कहते थे ये हुकूमत आईनी है ही नहीं, इस हुकूमत को घर जाना होगा, इस्तीफा चाहिए। लेकिन आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया था कायरा साहब। शाजिया देखें, एक होते हैं मुतालबे, डायलॉग के लिए मुतालबे रखना तो नेचुरल होता है, कोई भी फ्री के एहतजाज करेगा उसके मुतालबे होंगे। लेकिन डायलॉग के लिए शर्तें रखना ये एक और चीज होती है। और हम आपके दसियों प्रोग्रामों में, बल्कि अब शायद सैकड़ों हो गए, इनमें वाजे कर चुके हैं कि शराइत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हाँ, मुतालबे रखें, हक है, वो अपने मुतालबे रखें और हम उनके मुतालबात के जवाब में हम भी कुछ मुतालबे रखेंगे, कुछ तरीकाकार तय करेंगे, बैठ के मिडल वे निकालने की कोशिश करेंगे और जरूर निकल आएगा। ये हमारा बड़ा कंसिस्टेंट स्टैंड है, इसमें कोई फर्क नहीं आया। लेकिन उसके जवाब में खान साहब मुसलसल गाली गलौज कर रहे हैं, मुसलसल हजीमत की बातें कर रहे हैं। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं, उसके जवाब में जब उनका बहुत तल्ख रवैया होता गया और उनके लहजे में गाली गलौज से आगे निकल के इदारों के ऊपर भी और हमें भी कि हम कनाइवेंस से हाथ आ रहे हैं, हम फ्रे कर रहे हैं, उसके जवाब में हमारे लहजे भी तल्ख हो गए। लेकिन मैं बार बार खान साहब से गुजारिश करता रहा हूं आपके प्रोग्रामों के तवस्सुत से कि खान साहब, डेमोक्रेसी डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। आप डेडलॉक के जरिए जो अचीव करना चाहते हैं वो सिवाय खराबी के, सिवाय तबाही के और कुछ नहीं होगा। आपने कहा कि हम भी मुतालिबात रखेंगे। अब खान साहब का तो मुतालबा किसी से ढका छुपा नहीं है, यही है अर्ली इलेक्शन की डेट दे दें, वो नहीं करेंगे लॉन्ग मार्च, वापस चले जाएंगे जहां पहुंचे हैं। आप लोगों की तरफ से क्या मुतालबा है खान साहब के लिए? अच्छा, अगर डेट दे देनी है तो फिर मुज़ाकरात किस बात के करने? फिर तो मजाक शाक करेंगे, फिर मुज़ाकरात तो नहीं करेंगे। डेट जो आ गई फिर क्या बात हुई? बाकी नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये उनका मुतालिबा है। मैं कह रही हूँ कि आप लोग क्या बात करना शर्त है? ना 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 ना, उनकी शर्त है। चले, उनकी तरफ से शर्त है, आपकी तरफ से मुतालबा क्या है? हम जब वो करेंगे अपने बात तो हम भी बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। हमारी तरफ से भी कुछ होगा कि जनाब आप जरा अपने आवाज पे काबू पा के जरा ये गाली गलौज का कल्चर बंद कर दें और इदारों के साथ तसादम इसको एक हद तक रखें। मतलब जो आपके जायज मीन्स है, तो हम एक अपना भी, मैं हो सकता है हमारी तरफ से कुछ भी ना हो, लेकिन हो सकता है हम भी कोई मुतालबा रखें। तो बैठ के जब बात करनी होती है दो फ्री कहने, तो कुछ ना कुछ बातें होती है ना, कुछ ले दे हो जाती है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम ना आए, बेयकीनी की कैफियत मजीद ना बढ़े, क्या हुकूमत कहीं भी आप लोगों ने ये सोचा है या सोच सकते हैं, या ये क्वेश्चन है कि चलें मार्च अप्रैल में इलेक्शंस करवाने में कोई हर्ज नहीं है? क्योंकि आप लोग, ज़ाहिर है मुल्क का सोचना है, तो मुल्क को सामने रखते हुए, मुल्क के मफाद को सामने रखते हुए कि मज़ीद जो है ना वो हालात ख़राब ना हो, मार्च अप्रैल में इलेक्शन करा लेते हैं। कहीं ये है आप लोगों के दिलों में, दिमागों में ये चीज़? क्या मुल्क के अंदर हंगामा ना हो, मुल्क में अमन व अमान रहे, अनसर्टेनिटी ना हो, ये सिर्फ हमने सोचना है या जो बज़ौम जिनको खान साहब जो अपने तौर पे कहते हैं कि मैं सबसे बड़ी जमात हूँ और सबसे बड़ा लीडर हूँ और सबसे ज़हीन आदमी हूँ और सबसे सियाना हूँ, तो क्या ये उनकी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? अगर दो 3 महीने इलेक्शन बाद हो या पहले हो, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन ये जिम्मेदारी मीडिया हम ही पे क्यों डाल रहा है? हम तो ये कह रहे हैं कि इस पे बात करते हैं, लेकिन एक साहब अगर अनोखे लाडले के तौर पे इलेक्शन कमीशन को भी बुरा, फौज को भी बुरा, अदलिया को भी बुरा, मीडिया के ऊपर भी। अब इमरान खान साहब कहाँ लाडले रह गए? अब तो वो लाडले नहीं है। नहीं, वो अभी भी मतलब उनके ना सही, किसी और के सही, लेकिन वो लाडलों वाला सलूक है ना आपके सही। चले मैं आपका कह लेता हूँ, हम न्यूट्रल है, हम न्यूट्रल है, मुझे आप न्यूट्रल रहने दें कायरा साहब। और यार देखो शाजिया, खान साहब कहते हैं न्यूट्रल्स कोई नहीं होते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के मुशीर कमर ज़मान कायरा साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इस वक्त तहरीक इंसाफ का बयानिया और मुखालफत का रुख ये इत्तेहादी हुकूमत से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नज़र आता है। इमरान खान खुफिया एजेंसी के अफसरान का नाम लेकर कभी जिम्मेदारी उन पर डालते नज़र आते हैं, तो कभी ये गिला करते हैं कि पिछले 6 महीनों से उनके साथ गद्दारों वाला सलूक रखा जा रहा है। चंद रोज़ पहले जब DG ISPR के साथ बिल्कुल गैर मतवक्के हमारे स्पाई मास्टर DG ISI भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आए, तो उन्होंने वाज़े ये कहा था कि इमरान खान रात के अंधेरों में मुलाकातें जबकि दिन में मुखालफत करते थे। इन मुलाकातों के करवाने में नाजरीन जहां वो खुद इन्वॉल्व रहे हैं, वहीं वो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, फैसल वाउडा और सलमान अहमद का नाम भी लेते हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन इमरान खान के करीबी साथी सलमान अहमद का ये मानना है कि ये मुलाकात इमरान खान की या उनकी ख्वाहिश पर नहीं बल्कि मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोखड़ी के कहने पर हुई। नाजरीन, PTI के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने एक TV शो में सलमान अहमद और खुर्रम रोखड़ी के अस्करी इदारे के सीनियर अफसर से मुलाकात के हवाले से सवाल के जवाब में कहा कि पता नहीं सलमान अहमद कौन है, पता नहीं ये मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोखड़ी कौन है, कौन लोग हैं ये। हमारी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ सालिसी के लिए सिर्फ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी किरदार अदा कर रहे हैं, बाकी जो लोग मुलाकातें कर रहे हैं उन्हें PTI नहीं जानती है। इन मुलाकातों के इशारे ही नहीं तस्दीक भी मिलती है, लेकिन तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ऐसी किसी मुलाकात की ऑन रिकॉर्ड तस्दीक नहीं करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के अफसरान के साथ मुलाकातों में क्या मामला डिस्कस हो रहे हैं, क्या इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद क्या उसके बाद भी बैकडोर राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्या ये सारी कहानी है, मैं बात करूंगी। मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अहमद, जिनके बारे में फवाद चौधरी कहते हैं कि पता नहीं ये कौन है, सलमान अहमद भी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। तो ये फवाद चौधरी साहब हैं, सलमान साहब जो कह रहे हैं, कौन है सलमान, कौन है मेजर खुर्रम रोखड़ी? तो ये तो आप लोगों को पहचानने से इनकार कर रहे हैं और आपकी हम वीडियोस देख रहे हैं, आप मुलाकातों का अहवाल बता रहे हैं और मैसेजेस दे रहे हैं कि क्या आपसे गुफ्तगू हुई थी सीनियर फौजी अफसर की। तो सबसे पहले तो ये बता दें PTI से आपका ताल्लुक क्या है, वो लोग तो पहचानने से इनकारी हैं आपको। जी शुक्रिया शाजिया, आपने दावत दी आपके प्रोग्राम में। देखिए, मैं सिर्फ इस एक रीज़न के लिए आपके शो में आया हूँ। कल रात को हामिद मीर के शो के प्रोग्राम में जब ये मेजर खुर्रम रोकड़ी ने मेरा नाम लेके बहुत सारी बातें की जो दुरुस्त नहीं है, जो झूठ है, ठीक है ना। तो वो मैं 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको। चेयरमैन इमरान खान ने ना मुझे ना खुर्रम रोकड़ी को कहा कि कोई उनके राब्ते करवाए इदारों के साथ, ठीक है। एक तो ये चीज़ मैं बता दूँ, ये कल उन्होंने TV पे हामिद मीर के शो में ये बात की, ये गलत है बिल्कुल। अच्छा, फिर 3 नवंबर को जो कातिलाना हमला हुआ कंटेनर के ऊपर, जिसमें 14 लोगों को गोलियां लगी, वो जो एक शहीद हो गए मुअज्जम, और खान साहब को 3 गोलियां लगी हैं। कल खुर्रम रोकड़ी ने हामिद मीर को कहा कि उसके बाद जो है कोई राब्ता करने की कोशिश की इदारों के साथ खान साहब ने, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अगर खुर्रम रोकड़ी से कोई अगर बात की, वो मेरी इनफरादी हैसियत में एज ए UN गुडविल एम्बेसडर, नॉट एज द PTI फोकल पर्सन फॉर इमरान खान। नहीं, तो आपकी जो मुलाकात हुई वो आपने सिर्फ मेजर रोखड़ी के कहने पर बात कर ली, इमरान खान को नहीं पता था कि आप मुलाकात करने जा रहे हैं। जो 2 घंटे की आपकी मुलाकात हुई, इमरान खान उस मुलाकात से बिल्कुल लाइल थे। आप PTI के मैटर्स डिस्कस करने जा रहे थे। आपने जो बात की कि आपके उन्होंने वादा किया कि सारे मामलात अब ठीक हो जाएंगे, विन टू विन सिचुएशन चलेगी, तो ये सब चीज़ें इमरान खान से बाला बाला हो रही थी। उनको पता ही नहीं था कि इतने बड़े एक सीनियर रैंक के अफसर से आप मुलाकात करने जा रहे हैं और इंडिविजुअली। शाजिया, आपको कुछ शायद पता ना हो, मैं आपको लेकिन आपके लिसनर्स को और आपको बताता हूँ। मैं 20 साल से UN का गुडविल एम्बेसडर हूँ। जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं मैं उनसे मिलता हूँ, और बैनुल-अक़वामी जो हुकूमतें हैं उनसे मिलता हूँ, और हर हेल्थ, एजुकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस पे, और जो है ना 20 साल से मैं लोगों को मिलता आया हूँ। मैं अगर आपको लिस्ट बताना शुरू करूँ कि मैं कौन से इदारों से मिलता हूँ और गुफ्तगू करता हूँ अपनी इनफरादी हैसियत में, तो आप कहेंगे कि आप मुझे शायद एज ए आर्टिस्ट जानती हैं। ऐसा नहीं है। ये खुर्रम रोकड़ी ने खुद कहा मुझे, उन्होंने कहा कि मैं
मुलाकात करवाना चाहता हूं। और मैंने कहा क्यों करवाना चाहते हैं, इसमें क्या फ़ायदा? कहते हैं कि जो वो सारी चीज़ें जो आप पूछना चाहते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। तो मैं चला गया। ये 26 सितंबर की बात बता रहा हूं आपको। तो वो जो मुलाकात हुई 2 घंटे की, उसके अंदर मैंने सारी बातें बताई कि जी पिछले 6 महीने में पाकिस्तान के बुरे हालात हो गए हैं। 25 मई को लॉन्ग मार्च के ये जो 25 मई को लॉन्ग मार्च थी, उस पे टीयर गैस, रबर बुलेट्स, लोग शहीद हुए हैं। अच्छा, मेरे डायरेक्टली ये जो है ना मेरी जिंदगी के ऊपर धमकियां और मेरे पेरेंट्स को धमकियां, मेरी अहलिया को धमकियां, ये सारी बातें, क्योंकि मैंने क्यों जाके ये बात की, क्योंकि ये अदारे धमकियां कौन दे रहा था? आपकी फैमिली को धमकियां कौन दे रहा था? जी बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। ये 13 जुलाई को मुझे FIA का नोटिस आया कि मेरी सोशल मीडिया अकाउंट से जो मैं कह रहा हूं उसकी वजह से ये जो है मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। फिर 22 अगस्त को हामिद मीर साहब के शो पे राना सनाउल्लाह ने आके ये डायरेक्ट मुझे धमकी दी। ये भी मैंने आपको शायद शेयर किया हुआ, आप देख लें वो। इसलिए मैं गया था हामिद मीर के शो के भी कि जी मुझे डायरेक्ट ये धमकियां आ रही हैं। और मुझे ये भी पता था कि चेयरमैन इमरान खान को एलिमिनेट करने की साजिश जो है, ये भी मैंने 22 अगस्त को बताई। और वो ये जो है पिछले अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 नवंबर पे उन पे अटैक होता है कंटेनर पे। तो ये सारी जो गुफ्तगू है ये मैंने जाके बताई एज अ गुडविल एम्बेसडर, एज अ शहरी, पाकिस्तान का शहरी, कि मैं इनको जाके बताऊं जी कि बुरे हालात हैं। मुझे ये बताया गया कि देखें हालात बेहतर होंगे, लेकिन शाजिया बजाय हालात बेहतर होने के आप देखें क्या हुआ है। हमारे सेनेटर्स पे कस्टोडियल टॉर्चर हुआ, हमारे सहाफ़ी हजरात को बंद करके, नंगा करके उन पे तशद्दुद किया गया। अरशद शरीफ साहब का कीनिया में कत्ल हुआ। फिर 3 नवंबर को ये कातिलाना हमला हुआ। ये सारी चीजें बरअक्स जो मुझे बताया गया, जो मैंने बात की, उसके बरअक्स सब कुछ हुआ है। इसलिए नहीं, आपको यकीन दहानियां क्या करवाई गई कि मामलात सब ठीक हो जाएंगे, इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाएगी, तरफ जाएगा? शाजिया देखें, हम सारे पाकिस्तानी जो है ना पिछले 6 महीने के अंदर हम देख रहे हैं कि कहां पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत के अंडर एक मुल्क था जिसका वकार, जिसके हर 6% इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, हर इंस्टीट्यूशन का वकार ऊपर था। कोविड-19 का बेस्ट जो है टॉप 3 कंट्रीज थे पाकिस्तान, जिन्होंने कोविड-19 का मुकाबला किया। तो ये सारी चीजें इंटरनेशनल। सलमान, अब आप एक पार्टी का जो मौकिफ है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो सवाल मेरा आपसे, मैं फिर वही करूंगी कि इतनी अहम मुलाकात के लिए आपने इमरान खान को बताया नहीं था, एतमाद में नहीं लिया था कि मैं इनफरादी तौर पर मिलना चाह रहा हूं, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, मैं ये चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूं। एक ज़ाहिर एक पार्टी का बयानिया लेकर जा रहे थे ना, आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करने जा रहे थे ना। शाजिया, मैं पाकिस्तान का मौक़िफ़ लेके गया था उनके पास। जो पाकिस्तानी शहरी है ना, मैं एक बैरून मुल्क पाकिस्तानी हूँ। मेरे अपना जब से ये गवर्नमेंट आई है, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इन्होंने काट दिया बीच में से, EVM को काट दिया इन्होंने। जो ये जो हुकूमत आई है शहबाज शरीफ साहब की, इतने ज़्यादा इन्होंने अपनी जो 1100 अरब रुपए कि जो है कि वो माफ़ करवाए, जो चोरी है, इन्होंने अपने नैब के केसेस हटा दिए। तो ये सारे एज अ पाकिस्तानी मैं अफेक्ट होता हूँ इससे, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये जाके मैं ये बात करूँ लोगों से। तो उसके बाद आपने जब ये मैसेज रिकॉर्ड करवाया, ये मैसेज रिकॉर्ड जब मैंने भी सुना तो इससे एक तासुर मिला कि आप जिनसे मुलाकात करके आए, ज़ाहिर है मैसेज तो उनके लिए ही था, लेकिन क्या राब्ते का कोई और ज़रिया नहीं था कि एक आपको वीडियो रिकॉर्ड मैसेज के ज़रिए ये सब कुछ पैगाम उनके तक पहुंचाना पड़ा? जिस सोर्स के ज़रिए आप पहले मिलने गए थे, क्या ये मुलाकात उस तरीके से दोबारा नहीं हो सकती थी? ये सारे गिले शिकवे जो आपने अपने वीडियो मैसेज में किए, ये एक मुलाकात में होते तो ज़्यादा अच्छा होता। शाजिया, अगर 3 नवंबर का ये जो कातिलाना हमला इमरान खान के ऊपर ना होता ना, ये एक बहुत बड़ी रेड लाइन, मेरी रेड लाइन और करोड़ों लोगों की रेड लाइन ये क्रॉस होगी थी। और इसको पिछले 4 महीने से हम ये सारे लोगों को बताते फिर रहे हैं कि खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला जो है वो करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। मैं आपको ये भी बताऊं शाजिया कि कुछ हफ्ते पहले
हेलीकॉप्टर में मैं खान साहब के साथ डेरा इस्माइल खान गया। वहां से जब हम वापस आ रहे थे, हमारे दोनों इंजन फेल हो गए, सिर्फ 7 मिनट थे जहां उसको हेलीकॉप्टर में लैंड करने के लिए, वो भी एक सैबोटाज था। इस तरह करके एक दफा गुजरांवाला से खान साहब वापस आ रहे थे इस्लामाबाद, तो जो गाड़ी, पिछली गाड़ी थी, उसके इंजन को आग लग गई। तो ये सारी चीजें होती जा रही हैं। तो अच्छा, वो जो हेलीकॉप्टर भी खराब हुआ, वो मतलब ये सब आप साजिश के जुमरे में इन सब चीजों को देख रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जब बताया गया है कि एलिमिनेट, खान साहब को एलिमिनेट करने का प्लान है, और वो खुद स्टेज पे जाके, जलसों पे जाके ये अनाउंस कर चुके हैं, सियालकोट में भी कह चुके हैं, 26 सितंबर को भी उन्होंने इसका इजहार किया। 3 नवंबर को सब हदें पार हो गई थी सारे पाकिस्तानियों। अपनी तरफ से इतनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, इंडिविजुअली आप जिस तरह बता रहे हैं कि मैं इनफरादी हैसियत में जो है वो मिलने के लिए गया, आप हमें खान साहब के साथ कंटेनर में भी नज़र आते हैं, उनके बड़े बड़े जलसों में भी नज़र आते हैं, उनके लिए उनके जलसों में गाते हुए भी आप हमें नज़र आते हैं। तो पीटीआई के बड़े लीडर, जिनका एक पीटीआई में ज़ाहिर एक बड़ी स्पेस है, जगह है, फवाद चौधरी साहब, ये मानने से, आपको पहचानने से, कौन है सलमान, ये फिर क्यों इनकारी हैं? तो आपकी मुलाकात को भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं? नहीं शाजिया, जो फवाद साहब कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल हमारे राब्ते प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी के जरिए होते हैं, और वो बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। नहीं, तो वो तो पहचान, वो इस तरीके से उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने तो पहचानने से इनकार कर दिया ना। कौन है भाई? अगर कोई भी इमरान खान से हाथ मिला ले तो क्या मतलब है कोई भी हमारे बिहाफ पे जाकर इस तरह बातें कर ले? शाजिया, जो रऊफ क्लासरा साहब बात उनको कहना चाह रहे थे ना, वो उनको ये बता रहे थे हमारे ऑफिशियल जो हमारी ऑफिशियल गुफ्तगू है वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी कर रहे हैं। नहीं, तो आप मुझे एक और चीज़ बताएं ना, आप उस फौजी शख्सियत से, अहम शख्सियत से मिले जिनका बार बार इमरान खान साहब नाम लेते हैं, जलसों में भी नाम ले, आप तो खुलकर वो सामने आ गए ना, इमरान खान साहब खुलकर नाम लेते हैं, और ऐसी शख्सियत से आप मिलते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि जो भी कुछ इस वक्त पीटीआई में हो रहा है, अगर इमरान खान उसकी सारी जिम्मेदारी उस एक शख्सियत पर डालते हैं जिनसे आप मिल रहे हैं, तो ये तो फिर उस पार्टी की पॉलिसी के भी खिलाफ है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है ये तो। शाजिया, इस सितंबर की मीटिंग बता रहा हूं मैं आपको, सितंबर मेरी मीटिंग हुई थी सितंबर को, 3 नवंबर को कातिलाना हमला हुआ है। लेकिन आप रियलाइज करिए? बिल्कुल मैं रियलाइज कर रही हूं, लेकिन पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो अप्रैल के महीने से हो रहा है, और ये आप लोगों को भी पता होगा। खान साहब ने तो अब तो सिर्फ मुंह से अल्फाज निकाले, नाम अब लिया है, लेकिन क्या अंदर खाते पार्टी में नाम डिस्कस नहीं होता होगा? अब तो नाम पब्लिकली उन्होंने लिया ना। नहीं शाजिया, सुने मैं क्लैरिटी देना चाह रहा हूं कि हमारे मुल्क की पावर डायनामिक्स ये हैं कि जो इदारे हैं ना, जिनके पास इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी मुल्क की है, ठीक है, आप उनको ही बताएंगे ना कि इस तरह के कातिलाना हमलों की हमें खबरें मिल रही हैं, तो आप कुछ करें, ठीक है ना। क्या प्रोटेक्शन, जो डिफेंस फोर्सेस है ना, उनका काम क्या है कि मुल्क को जो है आपने वो सिक्योर करना है। तो सिक्योरिटी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मुल्क के अंदर। 3 नवंबर के बाद आपने मिलने की कोशिश नहीं की? फिर तो जरूर मिलना चाहिए था। क्या जी? फिर तो जरूर मिलना चाहिए था, हालात ज्यादा खराब होते हुए नजर आए, फिर तो आपको एक गुडविल जेस्चर के तौर पर एक और कोशिश करनी चाहिए थी। शाजिया, आपकी सोच जो है ना, शायद आप होती हैं तो शायद आप ये करती। मेरी सोच में ये था कि इनको मैं एक दफा सितंबर में मिल चुका हूं, उस गुफ्तगू के बाद तो सब कुछ जो है, जैसा मैंने आपको बताया, कस्टोडियल टॉर्चर, अरशद शरीफ साहब का कत्ल, 3 नवंबर का खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला, तो सब कुछ बरक्स गया। बजाय कि मैं खुफिया तरीके से कोई चुप तरीके से बात करूं, बेहतर नहीं है कि मैं एक वीडियो बना दूं और कह दूं, स्पेशली कि जब इमरान खान साहब ने 3 लोगों का नाम लिया है और वो FIR जो है वो दर्ज करने में उनको दुश्वारी हो रही है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अहमद साथ, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अरशद शरीफ शहीद पर क्या वाकई तशद्दुद हुआ? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर यह वाज़ेह है कि उन्हें मारने से पहले अजियत इसलिए दी गई कि उनसे कोई कुछ पूछ रहा था, कुछ चाह रहा था। अरशद शरीफ के पास ऐसा क्या था जो इतना अहम था, इतना हसास था कि उनकी जान ले गया? उन्हें पाकिस्तान से किसी दबाव के तहत बाहर जाना पड़ा, दुबई से मुबैना तौर पर निकलने का कहा गया, कीनिया में पुलिस की गोली लगने और फ़ौरन ही एतराफ़ गफलत के साथ शकूक व शुबहात तो पैदा हो गए थे। अब एक चैनल पर अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम की मुबैना रिपोर्ट और तशद्दुद ज़दा तस्वीरों ने अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात पर कई और सवालात उठा दिए हैं। जिस्म पर तशद्दुद के ज़ख्मों की तस्दीक पिम्स अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर खालिद मसूद की जानिब से भी की गई कि मंजर आम पर आने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर 12 ज़ख्मों के निशानात मिले हैं और सीधे हाथ की 4 उंगलियों में नाखून नहीं थे। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर कीनिया के बाद दोबारा पाकिस्तान के पिम्स अस्पताल में अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी रिपोर्ट को पब्लिक क्यों नहीं किया गया? क्यों किसी एक सहाफ़ी के ज़रिए तशद्दुद वाली तस्वीर ऐसे जारी की गई कि जिन पर सहाफ़ती अखलाकियात के सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि अरशद शरीफ के ख़ानदान के सामने ऐसी तस्वीर को नहीं लाना चाहिए था। पाकिस्तान का एक 2 रुकनी कमीशन भी कीनिया गया था और वहाँ की पुलिस से मिलकर भी आया, लेकिन उन्होंने भी अपनी की गई तहकीकात वापस आकर शेयर नहीं की और पाकिस्तान में बनने वाले रिवायती कमीशन की तरह ही ये भी साबित हुआ, जो बनता तो फटाफट है लेकिन करता कुछ नहीं है। अरशद शरीफ की तशद्दुद ज़दा तस्वीर चाहे सहाफ़ती अखलाकियात को रोंद कर सामने आई, लेकिन उन्होंने तहकीकाती इदारों पर सवालिया निशान लगा दिया है कि एक पाकिस्तान का अहम तरीन शहरी, शानदार सहाफ़ी और जान का ख़तरा पाकर बाहर जाने वाला इंसान था, जो रियासत की ज़िम्मेदारी तो था, उस पर रियासत की चुप भी अब एक सवालिया निशान है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रही हैं अरशद शरीफ शहीद मरहूम की अहलिया जवेरिया सिद्दीक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया साहिबा। सबसे पहले तो आपकी जुर्रत को सलाम, आपको मैं दाद देती हूँ कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी आप बड़ा डट कर अपना मौक़िफ़ सामने लेकर आ रही हैं। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, आपकी फ़ैमिली को सब्र दे और हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया आपने मेरा प्रोग्राम ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब जो अरशद शरीफ शहीद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, आप लोगों से पहले शेयर नहीं की गई या आप लोगों ने मांगी नहीं? एक मीडिया चैनल के ज़रिए, एक एंकर के ज़रिए इन सब चीज़ों को सामने लाया गया। बात आज एक उन डॉक्टर का भी बयान चल रहा था, वो कह रहे हैं कि फैमिली हमारे पास आई नहीं, फैमिली ने मांगी नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस मुल्क में एक अजीब सा रिवाज हो गया है कि यहाँ पर हर हफ्ते वीडियो और तस्वीरें सामने आती हैं। तो अब जो मतलब जस्ते खाकी हैं, क्या वो भी महफूज नहीं है? मतलब उनकी भी आप तस्वीरें जो हैं वो इस तरह से निकालेंगे। ये बहुत अफसोसनाक था कि इस तरह तस्वीरों का सामने आना। मैंने उनका हाथ इस तरह से पहचाना कि उनकी उंगली पे तिल था, क्योंकि जब मैंने उनके साथ मॉर्चरी में मुलाकात की थी और मैं 3-4 दफ़ा उनसे मिली हूँ, जाहिर पर सब्र नहीं आ रहा था और मुझे ये था कि अब इनकी बस आखिरी रात और दिन है दुनिया में, तो जितना देख सकूँ उतना देख लूँ और जितना पढ़ सकूँ उन पर पढ़ के फूंक दूँ। तो मैंने उनका चेहरा देखा, उनकी गर्दन देखी और उनका ऊपर वाला सीना देखा, ठीक है। और मुझे इतना ख्याल ही नहीं आया कि मैं बाकी जिस्म भी देखूं या बाकी जख्म भी देखूं, क्योंकि वो मैं एज अ जर्नलिस्ट तो वहाँ विजिट नहीं कर रही थी ना, या मेरे लिए तो मेरा हस्बैंड वहाँ पे मौजूद था और बहुत ज़्यादा क़यामत थी हमारे ऊपर, क्योंकि ये हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। हम तो ये उनको वेलकम करने के लिए तैयार थे कि वो दिसंबर में वापस आ रहे थे। तो अब जब ये सब हुआ और जो कीनिया की रिपोर्ट है वो मुझे मिल चुकी है पोस्टमार्टम की, उसमें ये नहीं लिखा हुआ। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि उनकी शहादत जो है वो 2 गोलियां लगने की वजह से हुई। और वहाँ के एक जर्नलिस्ट ने जो है वो टीवी इंटरव्यू में और अपने ट्वीट में ये कहा कि उनके नेल्स इसलिए लिए गए थे कि कुछ डीएनए करना था। लेकिन जो पाकिस्तान के हवाले से एकदम से खबर नशर हुई वो बहुत शॉकिंग थी। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हमें पाकिस्तान वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली और मेरी अभी पिम्स के डायरेक्टर से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि मंडे को आपको जो है वो रिपोर्ट मिलेगी और अगर कोई फर्दर डिटेल्स चाहिए तो वो आपको थाना रमना से मिल सकती हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं इद्दत में हूँ,
मैं तो अब घर से बाहर नहीं निकल रही, तो इस तरह कैसे होगा कि आप किस तरह से मुझे रिपोर्ट देंगे? तो उन्होंने ये कहा कि आपके भाई लेके जा सकते हैं या हम आपको खुद घर पे जो है वो दे जाएंगे। और ये मेरा और उनका आज जो है वो पहला राब्ता था, वरना मेरे जहन में यही था कि मैं अपनी सास साहिबा से कॉपी ले लूंगी। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं डायरेक्ट जो है वो उनसे बात करके कॉपी को जो है वो लूं कि कहीं कोई जनरेट तो नहीं हो गई। लेकिन अभी तक जो है वो रिपोर्ट हतमी तौर पर फाइनल नहीं आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कीनिया में की तरफ से जो वहाँ पोस्टमार्टम हुआ उसकी रिपोर्ट में और यहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उन्होंने आपको ये बताया कि नाखून इसलिए लिए गए कि उनका DNA करवाना था। उस रिपोर्ट में कहीं भी एक बार भी जिक्र नहीं था कि अरशद शरीफ साहब पर तशद्दुद हुआ और 3 घंटों तक तशद्दुद हुआ, ऐसा कुछ जिक्र नहीं था उस रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट में जहाँ तक जितनी मैंने पढ़ी है, देखिए आप और मैं मेडिकल की तो वो नहीं है, मेरी और आपकी जो जर्नलिज्म में है। अभी जब दोनों रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर मैं अपने डॉक्टर्स के साथ और वकीलों के साथ कंसल्ट करूंगी कि बताएं दोनों में कितना फर्क है और क्या है। क्योंकि देखिए मैंने उनके हाथ और पाँव और जिस्म के दीगर हिस्से नहीं देखे थे, मैंने सिर्फ उनका चेहरा, गर्दन और सीने का हिस्सा देखा था। और वहाँ पर जो है सर पे गोली लगने की वजह से आंख के ऊपर निशान था बहुत बड़ा, और इसके साथ सीने के ऊपर स्टिचेस थे जो कि पोस्टमार्टम के होते हैं। इसके अलावा उस जगह पर मैंने कोई जख्म उस तरह का नहीं देखा कि तशद्दुद वाला जो हो, ठीक है। बाकी जिस्म के हिस्सों पे अगर कुछ ऐसा है तो वो मैं उसके बारे में नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि मैंने वो देखा। सबके बाद आपके जहन में क्या सवालात उठ रहे हैं, क्या आप पूछना चाहती हैं, क्या सवालात आप उठाना चाहती हैं? मुझे बहुत सदमा लगा ना, मतलब देखिए पहले मुझे ऐसा लगा कि ये शायद किसी और के हाथ हैं या किसी और के बॉडी पार्ट होंगे। बंदा डिनाइल में चला जाता है ना कि नहीं मेरे प्यारे के साथ ये नहीं हुआ होगा। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो वो उन्हीं का हाथ था, उन्हीं की मुट्ठी थी और उन्हीं का सीना था, ठीक है। अब मेरा ये सवाल है कि दोनों रिपोर्ट्स को सामने रख के जो है वो बोर्ड ये बताए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तीसरा ये मैं बार बार सवाल कर रही हूँ कि कौन वो शख्स था जिसने मेरे शौहर पे 16 FIRs कराई, कौन वो शख्स था जिसने मेरे शौहर को ऑफ एयर किया, कौन वो शख्स था जिसने उनके TV चैनल को सारे पाकिस्तान में बंद करा दिया और फिर आखिरकार उनको यहाँ वतन छोड़ना पड़ा, फिर उनको दुबई से भी निकलवा दिया गया। और जब उन्होंने कीनिया में रिफ्यूज लिया, बेचारे अपनी जान के लेके वहां पर उन्होंने पनाह ली हुई थी, तो वहां पर अच्छा जहां पनाह ली हुई थी वकार साहब कोई शख्स हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वकार अरशद शरीफ को पहले से जानता ही नहीं था। वकार ने किसके कहने पर यह काम किया? वकार ही उनका मेज़बान था, वकार के घर पे ही वो रह रहा था। तो ये सब चीज़ें बड़ी मशकूक और शकूक व शुबहात पैदा कर रही हैं कि अरशद शरीफ साहब एक अननोन के घर पे रह रहे थे। देखिए अरशद अपने होस्ट की आइडेंटिटी को लेके बहुत ज़्यादा प्राइवेट थे और वैसे भी वो अपनी ज़िंदगी में बड़े असूल पसंद, कमगो और सख्त मिजाज रहे हैं। और जब भी मैंने और फैमिली मेम्बर्स ने उनसे ये पूछा कि वो किधर हैं, तो उन्होंने हमें मुल्क और शहर का नहीं बताया और ना ही अपने होस्ट की आइडेंटिटी रिवील की, इसलिए कि वो गरीबुल वतन थे, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दर बदर फिर रहे थे। उनको ये था कि मेरे होस्ट के ऊपर कोई बात ना आ जाए। जाहिर सी बात है ये एक दूसरे को जानते होंगे, तो वहाँ पर जो है वो कि आपसे भी जिक्र नहीं किया था अरशद साहब ने कि वो किनके यहाँ ठहरे हैं? आपसे भी बिल्कुल सीक्रेट था सब कुछ। फोन कॉल, ऑडियो या वीडियो कॉल करते थे तो वो ये कहते थे मैं ठीक हूँ, तुम लोग परेशान ना हो, क्योंकि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल थे अपने घरों को लेके, बहुत बैलेंस करते थे। लेकिन वो शहर या होस्ट का आइडेंटिटी रिवील नहीं करते थे। मैंने उनसे पूछा 3-4 दफा, लेकिन उन्होंने मुझे जो है वो नहीं बताया। और राना सनाउल्लाह क्या बातें करते फिर रहे हैं। पहले दिन तो ये मेरे शौहर को सोने का स्मगलर साबित करने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, अब अपना कोई कार्ड खेलना है सियासी, तो अब ये कहने आ गए हैं कि हाँ मर्डर हुआ है। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये टारगेट किलिंग है। उन लोगों को तो आप साइड पे ही रहने देना जिन्होंने 16 मुकदमे मेरे शौहर के ऊपर करवाए हैं, वो हमें कहाँ से इंसाफ देंगे। मैं सिर्फ हायर जुडिशल कमीशन और इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देख रही हूँ। इन सियासी लोगों से जो है हुकूमतों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अगर कुछ होता तो मेरे शौहर जिंदा होते, वो यहीं पर अपना काम कर रहे होते, उनको अफेयर ना करवाया जाता, उनके चैनल को ना बंद करवाया जाता। ये तमाम सवाल सहाफ़ती बरादरी को भी उठाने चाहिए कि अगर आज ये वक्त हम पे आया है तो कल किसी और सहाफ़ी पे भी आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, वो वापस आने की बिल्कुल तैयारियों में थे, वो पुरसुकून थे इस बात को लेकर, इत्मीनान था उनको कि वो हाँ जल्द वापस आ जाएंगे और ऐसी कोई बात नहीं होगी वापस आकर? वो दिसंबर में वापस आना चाह रहे थे। हमारी जब वीडियो कॉल पे बात हुई तो वो बहुत मुतमईन थे, रिलैक्स थे, घरेलू बातें कर रहे थे कुछ। अब वो बड़ा मतलब अपने घरों को दोनों को माशाल्लाह बड़ा मेंटेन करके चलते थे, तो वो सारे मामलात बड़ी गहरी नजर होती थी उनकी, जहाँ पे भी हो ये चीज इस तरह से करनी है, वो चीज इस तरह से करनी है। और हम बिल्कुल उनके हुक्म को उसी तरह, क्योंकि वो बहुत रॉयल थे तो हम भी उन्हें बहुत एक ना रॉयलिटी से ट्रीट करते थे और उन्होंने हमें बहुत, अपनी फैमिलीज को बहुत रॉयलिटी से रखा।
तो वो कुछ बातें घर के हवाले से चीजें कर रहे थे, लॉन्ग मार्च को लेके एक्साइटेड थे, वीलॉग्स करने के हवाले से एक्साइटेड थे और रिलैक्स होके बातें कर रहे थे, और वो ज्यादा वहां से पेंट हाउस से निकलते भी नहीं थे, ज्यादा बाहर ट्रैवल नहीं करते थे। मेरे ख्याल में किसी को ने उनकी रैकी की या वो यही मुंतजर था कि वो निकलें तो हम उन्हें जो है वो टारगेट करें। बट मैं ये कहूंगी ही वॉज सच अ ग्रेट मैन, ही वॉज सच अ नाइस हस्बैंड, बहुत इंसाफ पसंद थे। ऐसे सहाफी शौहर मर्द बहुत कम होते हैं जो कि खवातीन को यकसा बराबरी पे हकूक़ दें, खवातीन का एहतराम करें, अपने पेशे के साथ पूरी ईमानदारी करें। मैंने कभी उनको किसी के दबाव में आते हुए नहीं देखा, मैंने कभी ये नहीं देखा उनको कोई झुका नहीं सका, उनको कोई खरीद नहीं सका। उन्होंने गोली खा ली लेकिन वो अपने असूलों से नहीं हटे। तो वी हैव लॉस्ट द जेम। ये बहुत बड़ा नुकसान है और ये शायद ही खला का। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और आपको, आपके बच्चों को, फैमिली को सब्र दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सिद्दीक साहिबा मेरे साथ थी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।